तो हम देख रहे थे कॉलिजन। कॉलिजन में हमने इलास्टिक कॉलिजन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है ये तो हमने आपको बता रखा है, कम से कम इतना तो बता ही रखा है कि व्हाट इज इलास्टिक कॉलिजन एंड व्हाट इज इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन उनको बोलते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहती है, और इन इलास्टिक कॉलिजन उनको बोलते हैं जिसमें केवल एंड केवल मोमेंटम कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो क्या अंतर है दोनों में कि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व होना मतलब जो मोमेंटम कॉलिजन से पहले थी वही मोमेंटम कॉलिजन के बाद होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले थी और वही काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद भी होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का नहीं कंजर्व होने का मतलब जैसे कि इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिजन के पहले वाले काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन के बाद वाले काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होता है? इन इलास्टिक कॉलिजन में क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन में कॉलिजन के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हैं साउंड, तो साउंड के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। इस तरह से मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है किसमें? इन इलास्टिक कॉलिजन में। इसीलिए इनका काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले वाला काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं आती है कॉलिजन के बाद वाले काइनेटिक एनर्जी से। इनका काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन। क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी इनकी लॉस हो जाती है। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या कंजर्व होती है? मोमेंटम कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो मान लो डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डेफिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉलिजन। तो यदि आपको डेफिनेशन जाननी है तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज रेफर टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ कॉलिजन। जाइए, वहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है और कुछ खास डिफिनेशन नहीं है, यही डिफिनेशन है कि भाई ऐसे कॉलिजन को इन इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। चलिए, डिफिनेशन भी आपने सुन ही लिया। तो मान लो ये एक बॉडी है जिसकी मास m1 है, ठीक है, और ये बॉडी e1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये कोई दूसरी बॉडी है जिसकी मास कितनी है बताइए? यस, m2 है, और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इन दोनों के बीच टक्कर होती है, मतलब कि इन दोनों के बीच कॉलिजन होती है। तो यहाँ पर लिखिए आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के बाद मान लेते हैं हम कि जो m1 है ना, वो m1 v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया, और m2 ये है m2 v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। देखो, बॉडी बनाने में थोड़ी सी शेप साइज इधर उधर हो सकती है, बट ये m1 है और वही वाला m1 ये भी है, ये m2 है और यही वाला m2 ये भी है, ठीक है ना। साइज पे मत चल जाना, इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो कॉलिजन से पहले m1 e1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कॉलिजन से पहले m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इन दोनों के बीच कॉलिजन होती है, इन इलास्टिक कॉलिजन होती है, और कॉलिजन के बाद m1 v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। इतनी तो ठीक है, यस, इतनी हमारी एजम्पशन है। अब देखो, आप जानते हैं कि भाई इन इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है, और हमने आपको बताया कि मोमेंटम का कंजर्व होना मतलब जो मोमेंटम कॉलिजन से पहले थी वही मोमेंटम कॉलिजन के बाद होगी। अच्छा, कॉलिजन के पहले कितनी मोमेंटम है? तो वो है m1 u1 प्लस m2 u2, यही तो है कॉलिजन से पहले वाला। ये बराबर किसके आएगा? कॉलिजन के बाद वाले मोमेंटम से। क्या हो जाएगा बाद वाला मोमेंटम? m1 v1 प्लस m2 v2। कितना आसान है, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आती है अपनी इन इलास्टिक कॉलिजन में। ओके, अब देखो, बात करें यदि इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन,
फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यदि बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो अच्छा ये क्या होती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? ये भी बात हमने बता रखा है आपको इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोलिजन की व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये M1 है, ये M1 है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बिफोर कोलिजन? तो E1 से। और ये है भाई साहब अपना M2, यही भाई साहब है M2 और ये कोलिजन से पहले U2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इन दोनों के बीच कोलिजन होती है, यस आफ्टर कोलिजन इन दोनों के बीच कोलिजन हो गई ना। और कोलिजन के बाद हमने ऐसा मान लिया कि M1 जो है ना, ये है M1, ये मूव करने लगा V1 वेलोसिटी से और नहीं, सॉरी क्यों? इसलिए कि हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देख रहे हैं ना। तो यदि इन दोनों के बीच परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि M1 और M2 दोनों आपस में सट जाते हैं, M1 और M2 दोनों आपस में सट जाते हैं और एक साथ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, यहां पर तो अलग अलग मूव कर रहे थे इनइलास्टिक कोलिजन होने के बावजूद, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं था। लेकिन यदि बात करें हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की ना, तो इसका मतलब ये कि कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज आपस में सट जाएंगे और एक साथ मूव करने लगेंगे एज ए सिंगल बॉडी। इसी को बोलते हैं आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। भाई कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जाती है, ठीक है, और एक साथ मूव करने लग जाती है एज ए सिंगल बॉडी। तो इनकी मास M1 है और इसकी मास M2 है, दोनों तो सट गए और एक साथ मूव करने लग जाएंगे। ओके, और सट गए मतलब ये नहीं कोई आप वो गम या कोई लुब्रिकेंट लगा करके इसको सटा दिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ एडहेसिव लगा करके इसको सटा दिए, नहीं। कोलिजन इन दोनों के बीच परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और ये दोनों सट गए और एक साथ मूव करने लगे, कोई एडहेसिव लगा करके इसको हमने नहीं चिपका दिया है। ओके, क्योंकि ये दोनों बॉडी ये सिंगल बॉडी मूव कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि दोनों बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? तभी वेलोसिटी से। ओके, क्योंकि दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रहे हैं ना, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगी, V1 V2 नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इसका V1 इसका V2, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अलग अलग मूव करते तब ना अलग अलग वेलोसिटी लेते V1 V2, लेकिन दोनों तो सट गए और एक साथ मूव कर रहे हैं और कोई हमने एडहेसिव नहीं सटा रखा है, कोलिजन से सट गए। ओके, कोलिजन हुआ, दोनों एक साथ ऐसे सट करके मूव कर रहे हैं एज ए सिंगल बॉडी। तो हमने मान लिया कि दोनों का वेलोसिटी कितना है? V है। अब इक्वेशन लिखिए अगेन से, क्या लिखा है इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन कितनी मोमेंटम है? तो वो है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? दोनों सट गए हैं तो मास हो जाएगा M1 प्लस M2, दोनों सट गए हैं और एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, यस हो जाएगा ना, दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहे थे, इनका मास हो जाएगा M1 प्लस M2, यस। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? तो V वेलोसिटी से। ओके, ऐसा समझो, ये एक बॉडी ऐसा हो गया, ये सिंगल बॉडी है और इनका मास क्या है? M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2 और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इस तरह कुछ कंडीशन हो गई है। यहां से हम V बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2 लीजिए। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V बराबर इतनी हो जाएगी। यहाँ पर यदि M1 M2 U1 और U2 का वैल्यू दिया हुआ हो ना, तो आप V का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यस ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या होता है? यस, अब जानते हो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आप जानते हो ना, v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, मतलब ये m2 इस m1 से कॉलिजन के बाद किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है। v2 माइनस v1 का मतलब यही हुआ कि m2 कॉलिजन के बाद इस m1 से किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये क्या होता है? तो e1 माइनस u2 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब अच्छा, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर e1 ज्यादा होगा u2 से, तभी तो m1 m2 में टक्कर मारेगा। तो e1 माइनस u2 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब m1 किस वेलोसिटी से m2 के पास पहुंच रहा है, m1 किस वेलोसिटी से m2 के पास पहुंच रहा है, इसी का यही मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। तो e बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल e बराबर होता है v2 माइनस v1 अपन में e1 माइनस u2। यस, ठीक है, ये तो ठीक है। यदि बात करें ना फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यदि बात करें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है 1। यदि बात करें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, तो उनकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है 1। और यदि बात करें फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, इन इलास्टिक कोलिजन की, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इनके लिए ई बराबर होता है 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है 1 एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई बराबर होता है 0। और दूसरे कोलिजन के लिए, दूसरा कोलिजन मतलब जो कोलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू क्या होगा? जो कोलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, उनके ई का वैल्यू क्या होगा? तो उनके लिए जो ई का वैल्यू होगा ना, वो इसी 0 और 1 के बीच रहेगा। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए भी ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन वो कोलिजन जो ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, वैसे में उनका ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, फॉर all other collision, all other collision, all other collision, for all other collision, the value of E, value of E, E मतलब coefficient of restitution, the value of E is in between 0 to 1। ठीक है, जो कॉलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना तो परफेक्टली इन इलास्टिक है, उनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू जो होता है ना, वो 0 से 1 के बीच होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी कॉलिजन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होती है। पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, बट थियोरेटिकली कंप्लीट होती है। हमारी कॉलिजन चैप्टर थियोरेटिकली कंप्लीट होती है। हमने इलास्टिक कॉलिजन भी देखा, इन इलास्टिक कॉलिजन भी देख लिया, ओके, हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी देख लिया। तो हमारी कॉलिजन वाली जो थियोरेटिकल चैप्टर है ना, वो हमारी समाप्त हो चुकी है। हमने जितना कॉन्सेप्ट अपने काम का चीज़ का है ना, उतना कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीख लिया। आप इतनी कॉन्सेप्ट सीख लो ना, आपका बेड़ा अच्छे से पार हो जाएगी। इतनी तो सीखो सही। अब इससे कॉन्साइज क्या ही हो सकती है? ओके, आपको कॉन्साइज मैं थ्योरी देने का ही प्रयास करता हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लगे, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा वो लेंदी नहीं लगे, वरना कॉपी इतना मोटा हो जाएगी तो फिर देख के तुम। बट इससे भी कॉन्साइज हो सकती है, लेकिन इससे कॉन्साइज किसको करनी है? तो आपको करनी है। मुझे कैसे करनी है सर? अरे चीज़ें तो समझ चुके, सारे तो चीज़ें समझ ही चुके ना।
जितना अभी तक तूने पढ़ा सब कुछ समझ लिया है, तो उसको इतना रिवीजन करोगे ना, तुम इतना रिवाइज करोगे, तुमको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कैसे करूंगा, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे भी ज्यादा कॉन्साइज कैसे करें, वो तुम स्वयं कर लोगे। मैं कॉन्साइज करके दूंगा ना तो वो भी तुम्हारे लेंदी ही लगेगी, यदि ये लेंदी लग रही है तो वो भी लेंदी ही लगेगी। मैं तो क्या, कोई बेस्ट टीचर का कॉन्साइज थ्योरी ले लो, कॉन्साइज मतलब तुम समरी ले लो, उनका समरी ले लो, ठीक है, बेस्ट टीचर का समरी ले लो, उनका भी समेशन तुमको, उनका भी समरी तुमको उतना ही लेनी लगेगी फॉर द रिवीजन। तुम्हारी अपनी जो समरी होगी ना, अपनी समरी होगी, तुम खुद से जब समराइज करोगे ना पूरी चीज़ों का, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो तुमको लेंदी नहीं लगेगी। तो कैसे करें सर, हमको आता नहीं, आता तो है, बस करते नहीं, करो तो सही, करो तो सही, आता है, आप रिवाइज करो। क्या करना है, कुछ इफर्ट अलग से लगाना ही नहीं है, मैं बोला ना, अलग से इफर्ट लगानी नहीं है, अलग सोचनी ही नहीं है, अलग से कोई प्रयास करना ही नहीं है, बस रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डेली रिवाइज करो, हर बार रिवाइज करो, हर बार रिवाइज करो, इतनी रिवाइज करो ना कि तुम अपने आप उसको समराइज कर लोगे कि भाई इतना करने की जरूरत नहीं, इतना ही कर लूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगी। एक तो ये चीज़ हुआ कि इतना रिवाइज करो कि अपने आप थ्योरी कंसाइज हो जाएगी। ओके, 10 पन्ना की चीज़ तुम एक पेज में कर दोगे, 10 पेज 20 पेज का चीज़ एक पेज में कर सकते हो। जो पढ़ाई 2 घंटे की है, 4 घंटा की है ना, उसको 5 से 10 मिनट में तुम रिवाइज करने का प्रयास, तुम रिवाइज कर सकते हो 5 से 10 मिनट में। अरे कैसे होगा सर, ये होगा सर, आपसे मैं बोल रहा हूँ सर, होगा। आप उसको रिवाइज तो करना स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट रिवीजन तो कीजिए, हर बार 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 रिवाइज तो कीजिए, अपने आप कंसाइज कर लेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप दिमाग सोचना स्टार्ट करोगे, सब कुछ पूरा थ्योरी पूरा 20 पेज आपके सामने खुल करके बैठ जाएगी और पूरा दिमाग में। अच्छा, ऐसे जाना हो, कहीं तुमको जाना हो 20 किलोमीटर दूर, पैदल जाओ, बाइक से जाओ, जैसे भी जाओ, टाइम तो लगेगा ना, 50 किलोमीटर दूर, टाइम तो लगेगा ना, लगेगा टाइम। और तुमको सोच के ही जाना है, मन ही मन जाना है। यहाँ बैठो, मन ही मन तुम यहाँ से, तुम मान लो मान लो तुम दिल्ली में बैठे हो, तुमको दिल्ली से जयपुर जानी है, अपने बाइक से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, जैसे भी जाओगे, टाइम तो लगेगी, लेकिन मन ही मन जानिए कि भाई मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और मन ही मन तूने कल्पना कर लिया मुझे जयपुर में हूँ। तो मन की गति से जाने में कितनी समय लगती है, कुछ टाइम लगती है क्या, नहीं टाइम लगती है ना। मन ही मन यहाँ बैठा हूँ, कल्पना कर लो मैं जयपुर में हूँ, इस जगह पर हूँ, ये चीज़ें है वहाँ पर, बस पहुँच गए तुम जयपुर। तो तुम रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज करोगे तो तुम्हारी इतनी वो रिवाइज तुमको उतनी इतनी उस पर पकड़ आ जाएगी ना कि तुम जैसे इमेजिन करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे मन में वो 20 पेज खुल जाएंगे। यदि 20 पेज का तुम रिवाइज कर रहे हो, मैंने बोला ना कि 20 पेज 2 घंटा का है, 3 घंटा का है, उसको तुम 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। तो इतनी रिवाइज करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे, तो वो 20 पेज तुम्हारे मन में अपने आप खुल जाएंगे और तुमको एक बार में चीज़ें दिखने लगेगी। यस, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, एक बार में मन में जैसे ही तुम्हारा 20 पेज खुला ना, पूरा का पूरा पेज खुल जाएगी। रिवाइज करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा पेज खोल जाएगी तुम्हारे दिमाग में। उसको पढ़ने में कुछ समय नहीं लगेगा, वो तुमको दिखने लगेगा, वो पेज जो कॉपी को अपने लिखो ना, वो दिखने लगेगा। करो तो सही, करो तो सही। कॉपी को खोल करके पढ़ने में समय लग सकती है, ठीक वैसे ही जैसे तुमको दिल्ली से जयपुर जाने में, बाइक से जाने में, ट्रेन से जाने में समय लगती है, लेकिन वही तुम मन में ही दिल्ली से जयपुर चले जाओ ना, मन से इमेजिन कर लो मैं दिल्ली में हूँ, अभी मैं जयपुर में हूँ। मन ही मन अगर जयपुर जाओ, कहने का मतलब यदि तुम मन ही मन जयपुर जाओ, तो क्या तुमको समय लगेगा, कुछ समय लगेगा क्या। अभी कल्पना करो मैं जयपुर में, यस तुम जयपुर में पहुँच गए। तो कॉपी को खोल करके पढ़ने में ना समय लग सकती है, रिवीजन करने में समय लग सकती है, लेकिन जिस दिन वही पेज तुम्हारे दिमाग में खुलने लगी ना, तब रिवीजन करने में कोई समय नहीं लगेगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, खूब रिवाइज करो, खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि खूब रिवीजन करोगे ना, जैसे ही तुम रिवीजन अपनी बढ़ाते चले जाओगे, एक दिन ऐसा समय आ जाएगा ना कि तुम्हारी वो पेज तुम्हारे मन में खुलने लगेगी। और जिस दिन तुम्हारी कॉपी का पेज तुम्हारे मन में खुलने लगेगी ना, उस दिन तुमको रिवीजन करने में कोई समय नहीं लगेगा। 2 घंटे 4 घंटे का रिवीजन 5 से 10 मिनट में कर लोगे, आई प्रॉमिस से कर लोगे। करो तो सही, 2-4 साल नहीं लगेंगे, जल्दी ही आपको पकड़ आ जाएगी। शुरू में दिक्कत आ सकती है, शुरू में प्रॉब्लम आ सकती है,
शुरू में ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, लेकिन आप यदि कंटिन्यूअस एफर्ट लगाएगा ना, कंटिन्यूअस प्रयास करेंगे, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे, तो वही चीज़ होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। जब तक अपनी टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। ओके, मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपको फिजिक्स सिखानी है तो सिखा के रहूँगा। ओके जी, तो ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।